नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 21 जनवरी लखनऊ में जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की बैठक और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुना गया। सिया और सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उसका भी पक्ष सुना गया, कुछ दूसरे लोगों की भी बात सुनी गई। और उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक कल्याण आयोग की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जेपीसी के सामने जो तथ्य रखे वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि इनके पास जितनी भी संपत्तियां हैं, जमीन हैं, जिस पर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 1,30,000 से भी ज्यादा संपत्तियां हैं, तो मोनिका गर्ग का ये कहना था कि साहब इनमें से 78% जो संपत्तियां हैं वो सरकारी हैं। यानी 78% जो संपत्तियां हैं उन पर योगी आदित्यनाथ सरकार की निगाह है। देर सबेर ये वक्फ बोर्ड से वापस लेने की तैयारी भी है, नियत भी है और संकल्प भी है। दूसरी घटना 22 जनवरी पूरे मंत्रिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचते हैं। महाकुंभ में गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाते हैं और केवल डुबकी नहीं लगाते हैं साहब, वो अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे हुए या दिल्ली में बैठे हुए या कोई हैदराबाद में बैठे हुए लोग, वो भले ही सुलग रहे हों, परेशान हो रहे हों, जली कटी सुनाने की कोशिश कर रहे हों, भुन भुना रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपने देखा जल में कैसे वो अटखेलियां कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी जल उछाल रहे थे जैसे कोई बच्चा हो। ये चिंता रहित चेहरा, बल्कि बाल सुलभ शरारतें और मुस्कान। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी तरह की समस्याएं, और अभी 3-4 दिन पहले ही महाकुंभ में एक सेक्टर में आग लगी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर रंच मात्र भी कोई चिंता, किसी तरह का कोई भाव हमें दिखाई नहीं दिया। तीसरी घटना, वो दिल्ली पहुंचे 23 जनवरी को। लगातार 3 दिन की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं और दिल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। कुल मिलाकर के वो दिल्ली में 14 जनसभाएं करने वाले हैं। 4 दिन के उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं और उन्होंने सीधे अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि मैं और पूरा मंत्रिमंडल मां गंगा में डुबकी लगा करके आए हैं, आप और आपका पूरा मंत्रिमंडल यमुना में डुबकी लगा करके दिखाए। चलिए सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के पास। लखनऊ से वो जुड़ रहे हैं और फिर इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत नमस्कार। धन्यवाद के लिए। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, 3 घटनाएं मैंने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं। 21 जनवरी 78% वक्फ के कब्जे वाली जमीन को बताया है योगी सरकार ने कि ये सरकारी है। 22 जनवरी को गंगा में डुबकी, 23 जनवरी को दिल्ली में आकर के अरविंद केजरीवाल को सीधे चुनौती, और शायद इसी के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। पहले तो एक तरह से दुरुस्त कर लीजिए, जो मोनिका गर्ग हैं वो इस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हैं और एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह इस समय डावोस के दौरे पे गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड करने। उन्होंने ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और वक्फ के सामने प्रेजेंटेशन किया था कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, कितनी गवर्नमेंट की है और क्या मामला है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पहली बात तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी लखनऊ जनवरी 21 को, तो उस कमेटी ने तो कई स्टेट कैपिटल्स का दौरा किया है, बेंगलोर, बंबई, हैदराबाद, पटना गई है वो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दौरा उसका जो था वो लखनऊ का था।
यूपी में लगभग 1.25 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और 1,12,13,000 वक्फ प्रॉपर्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो उस पे अपना स्वामित्व स्थापित कर सके। वो अब तक इस चिंता से मुक्त थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि 1995 का जो वक्फ एक्ट जो कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव के समय आया था और 2013 में जो वक्फ एक्ट अमेंड हुआ था, उसमें जो है आर्बिट्रेरी पावर्स थी इनको, और जो संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर भी इनको अधिकार दे दिए गए थे। और जबकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जब तक आपके पक्ष में सेल डीड नहीं हुई है और आप जो है टाइटल ओनर नहीं है किसी प्रॉपर्टी के, तब तक आप उस व्यक्ति उस संपत्ति के मालिक स्वामी नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट जजमेंट आ गया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट या ये कानून जो पहले भी था, यह 2013 तक के वक्फ एक्ट पे लागू नहीं होता था और वक्फ ट्रिब्यूनल को ये अधिकार था कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे कि ओंकार चौधरी का घर जो है वक्फ प्रॉपर्टी हो गया है और इनको इनको निकाल बाहर करो, खाली कराओ और ये प्रॉपर्टी, ये घर वक्फ को सौंप दो। तो ये लोग बिल्कुल चिंता मुक्त थे और जो जमीन पे उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। अब अमेंडमेंट बिल आ गया है और अब जो भारत में जो पुरानी ब्रिटिश पीरियड के समय से जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है कि गांव में लेखपाल होता है, फिर तहसील में नायब तहसीलदार होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, नायब तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, एडीएम होता है, डीएम होता है। बाकायदा एक जो है पूरा 3-4 टीयर का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और हर लेवल पे मुकदमे सुने जाते हैं। और जो यूपी जमींदारी लैंड अबॉलिशन एक्ट है, यूपी ZALR एक्ट 1948, उसमें ये पूरी व्यवस्था स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तो ये इस एक्ट के प्रोविजन से मुक्त थे कि जो मौलवी या जो उलेमा बैठा हुआ है वक्फ ट्रिब्यूनल में, उसने कह दिया कि हमने कह दिया ये जमीन हमारी है तो हमारी है, इसके ऊपर कहीं कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो अब ये व्यवस्था हो गई है समाप्त, हो जाएगी ये इस अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद। योगी जी ने अभी पिछले महीने जो यूपी वक्फ स्टेट सब्जेक्ट है, तो योगी जी ने पिछले महीने उस एक्ट में जो प्रोविजंस होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट को नियम फ्रेम करने की शक्ति होती है, रूल्स फ्रेम करने की पावर्स होती हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने उसमें रूल फ्रेम कर दिए और उसमें ये कर दिया कि 1359 फसली यानी लगभग 1857 से लेके हर साल रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होता है कि ये जमीन किसके नाम थी। तो उससे ये जांच की जाएगी कि वक्फ जमीन ये आप किस साल से बता रहे हैं। तो अब ये सारे जो कानून जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के या लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो कानून पूरे देश में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लागू हैं, वो अब वक्फ प्रॉपर्टी पर भी लागू होंगे। तो एक तो चिंता का इनका विषय ये है। दूसरी चिंता का विषय है, वक्फ प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक वक्फ इन यूज जिनका प्रयोग हो रहा है और जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है। मस्जिद और कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी इन यूज है, उसका प्रयोग हो रहा है, नमाज पढ़ी जाती है और कब्रिस्तान में मुर्दे दफन किए जाते हैं। लेकिन यदि किसी ने किसी मस्जिद के नाम पर कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर डोनेट कर दी या वक्फ कर दी, वक्फ का माने होता है कि प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द नेम ऑफ अल्लाह, जिस प्रॉपर्टी का स्वामित्व अल्लाह के नाम ट्रांसफर हो गया, तो वो प्रॉपर्टी अब इनको अब रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो प्रॉपर्टी यूज में नहीं है, जैसे खेत है मस्जिद के नाम, तो वो प्रॉपर्टी इनकी जाएगी। और दूसरे आज से 2 साल पहले यूपी गवर्नमेंट ने आदेश किया था कि पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्ति की जांच की जाए। तो उसमें करीब ये आया कि 14,000 हेक्टेयर जमीन वक्फ प्रॉपर्टीज के पास है। तो उस सर्वे से ये निकल के आया कि उसमें लगभग 11,000 हेक्टेयर लैंड यानी 78% लैंड वास्तव में वो गवर्नमेंट की जमीन है, जो जो जिनको अवैध तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी या तो डिक्लेयर कर दिया गया है या उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी से एंट्री कर दी गई है। अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 2015 में वृंदावन ऐसी पवित्र भूमि पर 15 या 20 एकड़ जमीन
कब्रिस्तान के नाम ट्रांसफर कर दी थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुकदमे में जब वो लोग गए, वो मंदिर की जमीन थी, तो जब मंदिर का प्रबंधन के लोगों ने मुकदमा किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको राहत मिली और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के उस आदेश को खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। ये सब हुआ है यूपी में। और तमाम जो ऊसर बंजर लैंड थी, वो 1988 में कांग्रेस की सरकार में एक आदेश हो गया था, तो उसको भी जो है वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया गया। 1989 में जनता दल की जब सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सपा बसपा की गठबंधन की सरकार बनी 1993 में। फिर उसके बाद दोबारा मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने 2003 में, फिर उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 2012 में, और इस बीच में 4 बार मुख्यमंत्री मायावती रही। तो दोनों पार्टियों में मुसलमानों का एकमुश्त वोट पाने की होड़ थी, तुष्टीकरण की होड़ थी कि कौन कितना ज्यादा मुसलमानों के आगे बिछ जाता है, कौन कितने ज्यादा मुसलमानों को राहत या लोक लुभावन वायदे कर सकता है। तो ये जो अपीजमेंट का जो कंपटीशन था, जिसको भारत में कहा जाता है सेकुलरिज्म, इसका लाभ उठाया और मनमाने तरीके से इन्होंने जमीन पे कब्जा किया। इसीलिए योगी जी ने भी हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड है। उन्होंने गलत नहीं सही। कहा। उन्होंने जो भी कहा वो तथ्यों के आधार पे कहा, जो उनके सामने रिपोर्ट आई है, जो वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे हुआ है। तो अब इनके सामने ये उस जमीन को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। कानपुर में इसका हाँ, इसका इसका मतलब ये है भट्ट साहब कि हाँ, सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश में ही होने वाली है। पूरे देश में सबसे- वक्फ का दिल तो यूपी है भाई। वो चाहे आपका महमूद गजनवी 11th सेंचुरी में आया हो, 12th सेंचुरी में, या 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 जो तुर्क मामलूक की या जो गुलामों की जो हुकूमत थी, आपे कुतुबुद्दीन ऐबक की और अलाउद्दीन खिलजी की, रजिया सुल्तान की और बलबन की, न जाने कौन कौन थे। और उसके बाद 16th सेंचुरी में फिर बाबर आ गया, फिर उसके बाद वो हुमायूं आया, फिर अकबर आया, और फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। तो ये सारा जो इस्लामी हमला है, जो इन्वेजन है, जो वेंडलिज्म है, जो जितना उत्पात है, जो हिंसा है, और जो नरसंहार है, वो तो पंजाब हरियाणा यूपी ने ही झेला है पिछले 600 वर्षों में, 800 सालों में। वो भी यानी सर्वाधिक बीमारी झेला है, यानी झेला बीमारी है रशिया ने। बीमारी बीमारी की जड़ जहां है वहीं प्रहार हो रहा है। वही पढ़ा हो रहा है। और लोगों को अगर जानना हो, अगर विस्तार से, तो तैमूर लंग की आत्मकथा की पुस्तक हिंदी में अवेलेबल है मार्केट में, 300-400 रुपए की, उसको पढ़ लें पूरे विस्तार से। उसकी वो 11th-12th सेंचुरी में उसने इन्वेट किया था, उसमें गाजियाबाद के लोनी का नाम है तैमूर लंग की आत्मकथा में। सोच लीजिए आप क्या क्या झेला है हम लोगों ने। तो ये सब ये है स्थिति। और अब तक जो है, मुसलमानों के मामले में, चाहे पहले बीजेपी की सरकार रही हो, कल्याण सिंह की, राजनाथ सिंह की, या राम प्रकाश गुप्ता की, तो मुसलमानों के मामले में बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, और उनका अलग सरकार और अलग संविधान उनका चलता था। अब आज तक लोगों को ये नहीं मालूम है कि औरंगजेब के जमाने में जो फतवाए आलमगीरी जो लागू हुआ था, जो ड्राफ्ट किया गया था, इंडिया को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था, वो फतवाए आलमगीरी भारत के सेकुलर संविधान के जरिए आज भी लागू है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, जिसकी बात केंद्र में हो रही है, उत्तराखंड में वो कानून बन गया है, वो केवल फतवाए आलमगीरी पे ही चोट करता है। दूसरी बात आपने जनवरी 22 की कही, कि जो है जो संगम में स्नान किया पूरे मंत्रिमंडल ने। आपने कहा कि सारे मंत्री एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे। वो अटखेलियां नहीं कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी की और इंडी गठबंधन की जो जातिवादी जो समाज में जहर बोने की जो राजनीति है, वो सारे मंत्री उस राजनीति का अस्थियों का प्रवाह कर रहे थे, और उनका विसर्जन कर रहे थे। और यही परेशानी है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, जो उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग तो भाई प्रयागराज में नहीं होनी चाहिए, वो तो राजनीति है, और राजनीतिक फैसले प्रयागराज में, इलाहाबाद में नहीं होने चाहिए। लेकिन तो उनको ये भी बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास पर रमजान के महीने में जो इफ्तार पार्टी होती थी, जहां सरकारी पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे पे हजारों लोगों का जो
भोजन होता था, वो क्या था? और जो सारे मंत्रियों में जो है जालीदार टोपी पहनने की जो होड़ मचती थी, और वो चरखे वाला जो जो देवबंदी वहाबी जो होता है आपका, वैसे वो गमछा पहनते थे, वो क्या था? वीरेन जी वीरेन जी, ये भी अखिलेश यादव को और दर्शकों को बता दीजिए कि जो मंत्रिमंडल में चेहरे हैं वो अलग अलग जातियों से ही आते हैं, लेकिन सब हिंदू हैं और सब महाकुंभ में गंगा मैया की गोद में अटखेलियां कर रहे थे, एक दूसरे के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के, और बड़ी मासूमियत के साथ। ये सब तो चाहे अखिलेश हों, राहुल हों, दूसरे दल हों, वो तो हिंदुओं को विभाजित करने में लगे हुए हैं। और वहां एक एकता दिखाई दे रही थी, एक दूसरे के प्रति सहयोग, ना, आप विश्वास। इसको इस रूप में मत देखिए। आपको इसमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, बीजेपी के आइडियोलॉग है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनका जो जो आर्थिक दर्शन था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, या जिसको अर्थव्यवस्था के शब्दों को अगर प्रयोग करें तो बॉटम अप, जो सबसे नीचे व्यक्ति, जो पायदान में व्यक्ति सबसे नीचे, उसको ऊपर उठाना। तो पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सत्ता में आने के बाद और 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से जमीन स्तर पर जाति और मजहब, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठ करके कल्याणकारी योजनाओं का सारे वर्गों को लाभ दिया गया, यानी बॉटम अप किया गया, जो जो सबसे निचले पायदान पे उसको उठाया गया। उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें पिछड़े मुसलमान भी हैं, उसमें दलित मुसलमान भी हैं, और उसमें सवर्ण भी हैं। बल्कि सवर्णों को, जिनको ये माना जाता है कि ये बीजेपी का कमिटेड वोट बैंक है, वो लाभ लेने में पीछे हैं। सबसे आगे मुसलमान है। और किसी को भी जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके सबको इसका लाभ दिया गया है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न फ्री मिल रहा है, गेहूं और चावल, वो सबको मिल रहा है। उसमें ये नहीं है बस उसके पास उसको केवल ये दिखाना है कि उसके पास कौन सा राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, सबको मिल रहा है। केवल जो पीएम गरीब खाद्यान्न योजना जो 1 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद लागू की गई थी, वो समाप्त हो गई है, लेकिन 5 किलो गेहूं चावल सबको मिल ही रहा है। उसमें कोई जाति भेद नहीं है। तो ये जो समावेशी योजना है, जो इंक्लूसिव है, जो सबको साथ लेके चलती है, जो जाति मजहब का भेद नहीं करती है, यह योगी सरकार की, मोदी सरकार का ये जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, ये पीडीए और राहुल गांधी की जाति जहर की जो राजनीति है, उसकी उसकी जड़ों पे कुठाराघात करती है। समस्या ये अच्छा, है। एक एक तरफ तो वक्फ के मामले में 78% संपत्तियों को एक तरीके से चिन्हित कर दिया है योगी हाँ, सरकार ने, और ये संकेत भी दे दिया कि भाई ये तो अब हमारी है और हम इसको लेंगे, देर सवेर जैसे भी लेंगे वो लेंगे। दूसरी तरफ संभल में बहुत तेज गति से वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कब्जा मुक्त की जा रही हैं, अतिक्रमण मुक्त की जा रही हैं, जो बिजली चोरी हो रही थी उसको रोका जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। इसका मतलब, और औद्योगिक एक गलियारा वहां बनाया जा रहा है, यानी बाहर के और लोग भी वहां पर आकर के बसने वाले हैं और काम करने वाले हैं। यानी संभल को भी संतुलित करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो वहां पर एक ये परसेप्शन था कि खास तौर से संभल जो शहर है वहां से हिंदुओं का पलायन हो गया, और पहले जो आबादी का रेशियो 45-55 था वो अब घट करके केवल 20% के आसपास तो हिंदू रह अस्सी गए बीस हो गया है। यस। और 80% मुसलमान हो गए। तो संभल में भी एक मुहिम चल रही है। देखिए साहब, दो बातें। सबसे बड़ी समस्या जो हुई है कि 1924 में संभल में दंगा हुआ था। तब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को संभल भेजा था, और वो रिपोर्ट अब सामने आ रही है। और उसमें नेहरू ने उल्लेख किया है कि वहां पे हिंदुओं के संग अत्याचार हुआ, हिंदुओं के संग अन्याय हुआ, हिंदुओं के प्रति के खिलाफ हिंसा हुई, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकान लूटी गई, उनकी हत्याएं की गई।
आज कांग्रेस नेहरू के इस पत्र के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रही है। दूसरी समस्या ये है कि योगी जी का जो स्टेट क्राफ्ट है, योगी जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो जो उनका नैरेटिव है, वो बड़ा क्लियर, बड़ा कैटेगोरिकल है। उसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई मामला, कोई विषय अपरिभाषित नहीं है, या और साफ कहूं तो कोई चोर बाजार नहीं है। तो अब अभी जो 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 सत्र हुआ विधानसभा का दिसंबर में, जो 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 हुआ था 6 दिन, 5-6 दिन का, उसमें मामला संभल का उठा था। और इकबाल महमूद ने जो है वही गंगो जमन तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की थी। तो और मुख्यमंत्री ने विस्तार से उसमें संभल के घटनाक्रम का इतिहास पूरा बताया कि 1978 से कितने दंगे हुए और कैसे एक साथ 184 हिंदुओं को जला के मार दिया गया, और 78 से लेके अब तक जो है 209 हिंदुओं की हत्या की गई है, कितने घरों को लूटा गया, कितने घर लोग वहां से पलायन कर गए। उन्होंने सारी बातें बताई। इकबाल महमूद ने कहा कि साहब वो जुलूस में वो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झंडा लेके चलते हैं, भगवा झंडा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि झंडे से क्या प्रॉब्लम है? क्या 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 मुस्लिम बाहुल्य इलाके से क्या हिंदुओं का कोई धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा क्या नहीं निकल सकती? क्या हिंदू इलाके से जब कोई मुसलमानों की कोई भी जुलूस है, वो शांति से गुजर जाता है, तो हिंदुओं के की शोभा यात्रा में कोई भी या कोई धार्मिक उत्सव में अगर झंडे लेके चल रहे तो आपको क्या आपत्ति है? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? उन्होंने स्थिति बहुत साफ कर दी। और और योगी जी ने जिस तरीके से अब तक जो 8 साल काम किया है, जिस तरीके से संगठित अपराधियों के ऊपर का जो सफाया हुआ है, उनकी जो कमर तोड़ी गई है, जिस तरीके से जो जो यहाँ पे जो जो कैटल स्मगलिंग होती थी, गायों की स्मगलिंग होती थी, अवैध तरीके से गो हत्या होती थी, गोकशी होती थी, जहां मन चाहा वहां पे डाली झोपड़ी और भैंस काटने लगे और ऊंट काटने लगे, भेड़ काटने लगे। वो सारे जो 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 अवैध कार्य थे, वो सारे बंद हो गए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरठ का सोतीगंज का बाजार है, जो गाड़ियों का चोर बाजार था। पूरे एनसीआर क्षेत्र से गाड़ियां चोरी होके आती थी और 15 मिनट में वो सब खुल जाती थी। तो वो सोतीगंज का बाजार ही बंद हो गया। वो तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषणों में उसका उल्लेख किया, ये आपको पता है। तो अब ये लोग जो है सरकार पे, मुख्यमंत्री पे, योगी जी पे ये आरोप तो लगा नहीं सकते कि आप कोई मजहब के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। तो केवल ये कभी मुद्दा ले आते हैं कि साहब वो पिछड़ों के आरक्षण का हक जो है सरकार छीन रही है। प्राइमरी स्कूल के टीचर को अपॉइंटमेंट का मामला था, मामला हाई कोर्ट से गया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो आरोप भी निरर्थक, वो एकदम निराधार साबित हुआ। तो अब जिस लाइन में सरकार आगे बढ़ रही है, संभल में आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टियों के लिए मुसीबतों का पिटारा खुलने वाला है। 1970, ये जो अभी 24 नवंबर को जो जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो 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 पत्थरबाजी हुई थी, उसमें गोली चली थी, उसमें 5 लोग मारे गए थे। तो अब उसकी जांच हो रही है और 78 से लेकर अब तक के सारे मामले खोले जा रहे हैं। और 1992 में वहां दंगा हुआ था, उस समय भी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, उनके घर लूटे गए थे और पलायन हुआ था। और जिन मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे बने थे, 1993 में मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। और ये खबरें अखबारों में विस्तार से छपी हैं, देखी होंगी आपने। तो ये सारी बातें अब सामने आने वाली हैं। और अब तो स्थिति ये हो रही है कि संभल की जो जामा मस्जिद कही जाती है, उसके सामने जो जो दुकानें बनी हुई थी, वो जमीन नगर पालिका की थी। और उसके बाद जब उसका सर्वे हुआ तो मालूम पड़ा कि वो जमीन मस्जिद अपनी कहती थी, ये मालिकाना हक हमारा है, और मस्जिद उन दुकानों से किराया वसूल रही थी। और लोगों ने उन दुकानों को, उनका दावा है हमने स्वयं तोड़ा है, नगर पालिका कहती है उन्होंने तोड़ा है। अब उसके मलबे पे किसका मालिकाना अधिकार है, इसको लेके विवाद हो रहा है। और जामा मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं साहब मलबा तो हमारा है, ये आप कैसे ले जा सकते हैं, और नगर पालिका का कैसे है। तो और जो वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
उनका घर जो है वो अवैध निर्माण है, उनको नगर पालिका से नोटिस मिला है, उनको जवाब नहीं दिया उन्होंने शायद अभी तक, तो उसका भी ध्वस्तीकरण कभी भी हो सकता है, डेमोलिशन हो सकता है। उनको जो है पावर कॉर्पोरेशन ने 1,92,00,000 का बिजली का बिल दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया और उनके उस जवाब को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खारिज कर दिया कि साहब आपका जवाब मान्य नहीं है, बिजली चोरी हुई है। और भी कई मामले हैं उनके खिलाफ। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे कि साहब हमारी अरेस्ट को स्टे किया जाए और एफआईआर को क्वैश किया जाए, तो हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है अभी तक। तो इतने मामले अब खुलने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी की बेचैनी है। एक तो योगी जी ने उनके पीडीए का विसर्जन कर दिया कल वहां संगम पे स्नान करके, और दूसरे ये मामला हो रहा है संभल में, और मुसलमान नाराज हैं कि अखिलेश यादव एक बार भी संभल अभी तक नहीं आए, और उन्होंने जो है इस संकट की घड़ी में मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आजम खान 2 साल से जेल में है, और समाजवादी पार्टी उनकी भी परवाह नहीं कर रही है, और आजम खान अकेले नेता ऐसे हैं जो सपरिवार जेल गए थे। उनका बेटा भी गया, उनकी पत्नी भी गई, पत्नी को तो जमानत मिल गई, बेटा अभी भी जेल में है, वो भी जेल में है। तो समाजवादी पार्टी के सामने अब जो है, जो 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 जून 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनके 37 सांसद आ गए, तो उनको लगा कि अब तो बीजेपी जो है इतिहास हो गई है, अब लोगों ने इसको दफन कर दिया है, अब तो केवल हमारा जाति का एजेंडा चलेगा। लेकिन 4 महीने में जब हरियाणा में 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम विधानसभा के आए, तो उनका सपना ध्वस्त हो गया। जो कसर बाकी बची थी वो 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, सब उससे सपना ध्वस्त हो गया। फिर भी कुछ अगर रह गया था, तो यूपी विधानसभा के जो 9 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हुए, उसमें 9 में 7 बीजेपी ने जीत ली। और यदि अभी भी झंडे का डंडा अगर रह गया है, तो वो 8 फरवरी को मिल्कीपुर में सामने आ जाएगा, जो बाई इलेक्शन वहां होने जा रहा है, जहां से विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो अब लोकसभा के सांसद हो गए हैं फैजाबाद या अयोध्या से, तो उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है, वो सीट मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, अपने सूचनाओं के आधार पे, वो सीट भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने जा रही है, मिल्कीपुर की सीट। तो इन और प्लस ये जो संभल है, वो संकट खड़ा ही हुआ है। तो ये आने वाले दिन इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, और इनकी चुनौती और भी इसलिए बढ़ जाती है कि ये योगी जी के खिलाफ केवल गैर जिम्मेदार भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। कभी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे तो शिवलिंग गड़ा हुआ है। अरे उसी आवास में 5 साल आप भी रह चुके हैं, उसी आवास में आपके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी रह चुके हैं। तब आपको शिवलिंग की याद नहीं आई थी, आज आपको याद आ रही है। और ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही, जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसके लिए इस तरह का बयान देना उसको शोभा नहीं देता कि मुख्यमंत्री आवास और के नीचे। वीरेंद्र जी, अब जरा दिल्ली की बात करें। जी। योगी जी का पहला दिन था और पहले ही दिन अरविंद केजरीवाल की तो नींद उड़ा करके चले गए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो चुनौती दी है उसका ये जवाब भी दे पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं तो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम तट पर, त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगा करके आ रहा हूं। आप भी जरा यमुना में अपने मंत्रिमंडल के साथ, अब तो खैर मुख्यमंत्री नहीं हैं, पर आतिशी के साथ हम्म। और उनके मंत्रिमंडल के साथ जरा आप भी डुबकी लगा करके दिखाइए। देखिए, यूपी में अखिलेश यादव हो या दिल्ली में केजरीवाल हो, ये लोग बीजेपी का और खास करके योगी जी का हमेशा ये लोग माहौल बनाते हैं। जैसे योगी जी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, वो मास लीडर ना होकर के वो कोई मंदिर के पंडा और पुजारी हैं। तो इससे इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाते। उनको उम्मीद थी कि योगी जी दिल्ली आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण हो गया है और अभी चल रहा है, उसको अपनी उपलब्धि बताएंगे। योगी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। योगी जी ने जनता की नफ्स पे हाथ रखा, जनता से सीधे संवाद किया, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने तो अपने सारे मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया है, क्या क्या ऐसा केजरीवाल भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा वृंदावन के लोग दिल्ली की गंदगी केजरीवाल के कारण झेल रहे हैं, क्योंकि
यमुना का जो पूरा स्ट्रेच है, यमुनोत्री से लेके प्रयागराज तक, उसमें यमुना में सर्वाधिक जो होता है प्रदूषण, वो दिल्ली में ही होता है, जो है 50-60 किलोमीटर। तो इसका कोई उनके पास जवाब है नहीं। तो योगी जी ने सीधे जनता की नब्ज पे हाथ रखा। और और दिल्ली में यूपी के लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है जो कि उनके परिवार का हिस्सा आधा दिल्ली में है, तो कुछ हिस्सा गाजियाबाद में है, मेरठ में है, नोएडा में है, या अन्य जिलों में है। तो दिल्ली में जो लोग यूपी के रहते हैं, उनको भली भांति पता है कि यूपी में योगी सरकार का परफॉर्मेंस कैसी रही है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में क्या इंप्रूवमेंट आया है पिछले 8 साल में, मेरा मानना है चमत्कारी परिवर्तन आया है। उनको ये मालूम है कि यूपी में पावर सप्लाई अब कितने घंटे हो रही है। ऐसा कोई शहर नहीं है यूपी में, करीब 700 सब मिला करके हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, जहां 22 घंटे से कम बिजली आ रही हो। ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं है जहां 24 घंटे बिजली ना आ रही हो। हर नगर निगम का जो शहर है वो 24 घंटे बिजली आ रही है। हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 24 घंटे बिजली आ रही है। ये ये वहां लोग देख रहे हैं। वहां लोग ये भी देख रहे, उनको ये भी मालूम है कि सपा बसपा की सरकारों में किसान जो है, जो गन्ना किसान खास करके है, उसको हाई कोर्ट में मुकदमे करने पड़ते थे, सब हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। और अब पिछले 8 साल से क्या हो रहा है कि चीनी मिलों को गन्ना पाने के लिए खांडसारी गुड़ की जो यूनिट्स है उनसे कम्पीट करना पड़ता है कि उन्हें पर्याप्त गन्ना मिल जाए, और एथनॉल प्रोडक्शन के लिए भी उनको गन्ना नहीं मिल रहा है। और अब तक पिछले 8 सीजन में मेरे ख्याल से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान गन्ना किसानों को हो चुका है, और वर्तमान करंट सीजन में भी करंट पेमेंट हो रहा है, कहीं कोई बकाया नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल मॉडल है कि एक नैरेटिव बना दो, एक कहानी गढ़ दो कि हम ही हैं जो सबसे लड़ रहे हैं। 2013 में ये शरद पवार को, मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, सबको जेल भेजने की बात करते थे। 2014 में ये वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ गए, और तब ये बोलते थे कि सोनिया गांधी और मोदी को हरा दो, देश की हर समस्या हल हो जाएगी। तो एक अपने अराउंड एक आभा मंडल की ऐसी रचना कर दो कि कोई आप पे प्रश्न ना करने पाए। तो अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला, और जो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, जो 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 मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो उन्होंने पाखंड किया, जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार का इन्होंने बड़ा बड़ा दावा किया, अब वो सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। आखिरकार अगर शराब में घोटाला आपने नहीं किया था, तो आपने उस शराब नीति को रद्द क्यों किया, कैंसिल क्यों किया, और आपको जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? कितने लोग हैं देश में जो सुप्रीम कोर्ट के में जाके अपनी जमानत करवा सकते हैं? और उनको ये भी बताना चाहिए, घोटाला आपने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील ने आपका मुकदमा लड़ा आपकी जमानत के लिए, उसका खर्चा, उसकी फीस दिल्ली सरकार ने चुकाई, जो कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। बिल्कुल। अपराध आप करेंगे, घोटाला आप करेंगे, और आपके मुकदमे लड़ने का खर्च जो है वो जनता उठाएगी। तो अब और उनकी उनकी दूसरी चुनौती ये है कि उनका मुकाबला एक मुख्यमंत्री से है जो बगल के स्टेट का है, यूपी के स्टेट का है। आप तो दिल्ली के मेयर हैं, इससे ज्यादा कोई आपका थोड़ी स्टेटस है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको खाली यूपी नहीं पूरा देश जानता है। योगी जी प्रचार करने केरल भी जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, बंगाल और बिहार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात, हर जगह जाते हैं। तो पूरा देश उनको जानता है। तो योगी जी ने जो आज चुनौती पेश की है उनके सामने, इसको काटना बहुत कठिन काम होने वाला है केजरीवाल के लिए। वैसे भी वीरेन जी, वो कहते हैं कि कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है, और मुझे हाँ, लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कीचड़ में उतर गई है। और एक कहावत है ना पुरानी, के वो धोया, निचोड़ा और सुखा दिया। तो धुलाई तो अरविंद केजरीवाल की चल रही है, इस चुनाव में शुरू से ही चल रही है। और अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 11 साल मुख्यमंत्री और सत्ता में रहने के बाद भी
वो किस बेस पर अब वोट मांग रहे हैं। जो उनकी योगी समस्या एक और है जी। जो योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन किया है, जो चुनौती दी है, जो प्रहार किए हैं, इसके बाद केजरीवाल के पास विकल्प सीमित रह जाएंगे जवाब देने के भी और आक्रामक होने के भी। बल्कि मुझे तो लगता है पहली बार अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं, सफाइयां दे रहे हैं और पूरी तरह घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, मनोबल भी डाउन है। वो केजरीवाल ने कहा कि आपदा हमारे ऊपर नहीं, आपदा बीजेपी के ऊपर है। बीजेपी के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई नैरेटिव है। केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि ये आपदा उनके ऊपर भी है। यदि उनकी पार्टी को बहुमत मिल भी जाता है तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो जो जमानत की शर्तों में कहा है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो ये आदेश तो जो है अगर वो दोबारा जीत भी जाते हैं तब भी लागू रहेगा। तो यानी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये जो नेता की समस्या है तो उनके सामने भी है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी यदि बहुमत में आती है, वो जिसको भी मुख्यमंत्री पद के लिए उसके विधायक चुनते हैं, उसके सामने इस तरह की कोई कानूनी बाधा तो नहीं होगी कि वो कि कोई कोई कोर्ट के आदेश से उसके हाथ तो बंधे हुए नहीं होंगे। वो तो अगर वो मुख्यमंत्री निर्वाचित जो भी व्यक्ति होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय भी जाएगा, वो विधानसभा में भी कार्रवाई में भाग लेगा, और वो फाइलों को भी साइन करेगा। तो अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत गहरा है। वो अगर अगर वो बहुमत में आ भी जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की स्थिति में नहीं होंगे। उनको कोई जो है एक ऐसा जो है एक प्लायबल और एक ऐसा जो है एक आदमी चुनना होगा जो उनके इशारे पे चल सके, जो उनके रिमोट कंट्रोल पे काम कर सके, जैसे आतिशी को उन्होंने अभी मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के सामने खाली एंटी इनकम्बेंसी का ही एक प्रेशर है और वो डिफेंसिव है, उनको सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि भैया मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा अगर मेरी पार्टी का बहुमत मिल भी गया। ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। जो उनका आभा मंडल बना है और जो उनका दावा है कि मैंने दिल्ली के बल पर पंजाब में सरकार बना ली, और ये भी अब एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आज खबर आई है अखबारों में कि बड़ी संख्या में पंजाब के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस ने ये पंजाब पुलिस से कहा है कि जितने आपके लोग वाई सिक्योरिटी के कवर के प्रोटेक्टी हैं, वाई कैटेगरी या जो जो और अन्य श्रेणी होती हैं, उनके बारे में उनके टूर प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल और पूरा डाटा हमारे साथ शेयर करें। और दिल्ली पुलिस ने एक एडिशनल कमिश्नर को इस काम के लिए नोडल अफसर भी बनाया है। ये भी मुद्दा बनने वाला है दिल्ली के चुनाव में कि पंजाब के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं दिल्ली में चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए। जी, ये बताइए साहब, कांग्रेस को आप लड़ते हुए देख रहे हैं या 2020 की स्थिति को प्राप्त होते हुए देख रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं कि कांग्रेस अब इस हद तक जा चुकी है कि इंडिया अलायंस टूटे तो टूटे, भाग में जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। लेकिन अभी कांग्रेस कुछ विशेष करती दिखाई नहीं पड़ पाई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब अपनी पहली सभा की थी 10 दिन पहले, तो वो उन्होंने मुस्लिम बहुल एरिया से की थी, सीलमपुर से। आज भी उनकी सभा थी किसी मुस्लिम बाहुल इलाके से। तो कांग्रेस का सारा फोकस तो मुस्लिम वोटर्स के ऊपर है। अब ये देखना है कि कांग्रेस कितना जो है वोट काट पाती है आम आदमी पार्टी का। और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है कि दिल्ली में अंतिम विजेता कौन होता है। तो आज की जो स्थिति है, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस दिल्ली की लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाने में सफल हो पाई है अभी तक। आने वाले 10 दिनों में क्या होता है, क्योंकि पोलिंग तो 8 तारीख को होनी है और कैंपेन विल एंड ऑन फरवरी 6। तो अभी 2 हफ्ते का समय है। तो कांग्रेस क्या मतगण इस लड़ाई को त्रिकोणी मत बना, ये बहुत मतदान महत्वपूर्ण होगा 5 देखना। फरवरी और मतगणना 8 फरवरी। जी। हाँ,
तो 5 फरवरी को अगर मतदान, तो यानी फिर जो है ये 3 तारीख की शाम को कैंपेन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए कांग्रेस अभी तक तो जो है कहीं लड़ाई में कोई उसने कोई बहुत बड़े कोई उपलब्धि हासिल की है, ऐसा दिख नहीं रहा है। कि राहुल गांधी ने केवल अभी 2 ही सभाएं की हैं, हालांकि उन्हें और करनी है, लेकिन अभी योगी जी को तो 14 केवल सभाएं करनी है। केवल एक सभा कर पाए हैं मादीपुर में, और हाँ, कल उनका प्रोग्राम था सदर बाजार क्षेत्र में, वहां नहीं गए थे। हाँ। आज की अभी सूचना नहीं आई है कि कर पाए कि नहीं कर पाए, तबीयत योगी खराब है। तो अभी 14 मीटिंग करेंगे दिल्ली में, और जी आप जी। देखिएगा सबसे बड़ा कैंपेनर जो उभरेगा दिल्ली में, वो वो केजरीवाल नहीं है, वो योगी जी ही होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।